वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन सेट्स। अभी तक हमने कुछ बहुत बेसिक बातें करी सेट्स पर। सबसे पहले हमने देखा कि सेट क्या होता है, जितना अच्छे से हम देख सकते थे, और उसमें एक फंडामेंटल नोशन है बिलोंगिंग का। तो गिवन अ सेट एंड एन ऑब्जेक्ट, हम हमेशा ये पूछ सकते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्ट उस सेट में है, और जब हम ये लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ए इज़ इन एक्स, मतलब ए उस सेट में है। और इसे लिखने के कई तरीके और हैं। और फिर हमने रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म देखा, और हमने क्वांटिफायर्स देखे। तो ये था यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जो कि कुछ भी नहीं है, केवल फॉर ऑल को लिखने का एक शॉर्ट हैंड है। और यह है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जो कि देयर एग्जिस्ट्स को लिखने का शॉर्ट हैंड है। बस इतनी सी बात है। ओके, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आज के लेक्चर में कुछ लॉजिकल कनेक्टर्स पे बात होगी। सबसे कॉमनली यूज्ड लॉजिकल कनेक्टर और सबसे कॉमनली मिस यूज्ड लॉजिकल कनेक्टर, एटलीस्ट इन हाई स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, इज़ द इम्प्लीकेशन साइन। तो जब हम ऐसे लिखते हैं, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका अनुवाद है ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, या फिर ऐसे भी, जो इसका मतलब ये है कि इफ़ ए इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू। अगर ए सही है तो बी भी सही है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ हमने क्या बोला कि अगर x एक रैशनल नंबर है तो x स्क्वायर भी रैशनल नंबर है। राइट, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। हम कह रहे हैं अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है। x को ही मान लेते हैं, कुछ भी था, कोई रियल नंबर था। तो अब हम कह रहे हैं अगर x एक रैशनल है, रियल तो वो गिवन है, अगर x एक रैशनल है तो उसका स्क्वायर भी रैशनल है। ठीक है, राइट। एक यहाँ पे ज़रूरी बात कि वॉट इज़ नॉट ट्रू इज़ द फॉलोइंग। कई बार ये गलती होती है कि अगर हमारे पास ये दिया है, कहीं से हमें ये मिल गया, तो हम उसको ये बना देते हैं। कई बार हम ये प्रूव करते हैं और समझ लेते हैं ये प्रूव हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये होने से इसका कोई लगभग कोई संबंध ही नहीं है। अगर ए ट्रू है तो बी ट्रू है, ठीक है। इससे ये नहीं सिद्ध होता कि अगर बी ट्रू है तो ए भी ट्रू है। आम भाषा में कोई एग्जाम्पल देना हो तो मान लीजिए मेरे पास कोई जानवर है और मुझे बता दिया गया कि वो जानवर कौवा है, तो मुझे पता चल जाएगा वो जानवर काला है। अगर वो जानवर कौवा है तो वो जानवर काला है। पर अगर कोई जानवर मुझे बता दिया गया काला है, तो मैं ये तो डिड्यूस नहीं कर सकता ना कि वो जानवर कौवा है। काले और भी जानवर होते हैं, भैंस भी काली होती है। ठीक है, तो ये गलती चाहे कोई कितनी बार भी बता दे होती ही है, और ध्यान रखना पड़ता है कि ना हो। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं। तो x ग्रेटर दैन 3, मान लें अगेन x कोई रियल नंबर है, x ग्रेटर दैन 3 इम्प्लाइज x ग्रेटर दैन 2। अगर ये ट्रू है, अगर लेफ्ट साइड वाला ट्रू है तो राइट साइड वाला भी ट्रू है क्लियरली, बट उल्टा नहीं है। अगर x ग्रेटर दैन 2 डज नॉट मीन कि भाई x ग्रेटर दैन 3, सिर्फ इतने से हम नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये भी ट्रू है। तो अगेन ये वाली बात को मैं दोहरा रहा हूँ। ओके, एक और एग्जाम्पल ऐसे भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब ऐसे लिखा हुआ है तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट्स मिलके एक स्टेटमेंट बनाते हैं। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ मल्टीपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो ऐसे तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं कि x एक नेचुरल नंबर है और दूसरा कि x 2 से छोटा है, पर दोनों मिलके एक ही स्टेटमेंट है। ये अकेला एक स्टेटमेंट है, और उससे हम डिड्यूस कर सकते हैं कि x इक्वल्स 1। अगर एक नेचुरल नंबर है जो 2 से छोटा है तो उसे 1 ही होना पड़ेगा, और कोई नेचुरल नंबर ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट। कि अगर ये दिया हुआ है a इम्प्लाइज b
ए इम्प्लाइज बी, ये इक्विवेलेंट है, A implies B is equivalent to the following. If B is false, then A is false. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। सपोज मुझे ये सिद्ध करना है, मान लो मुझे ये सिद्ध करना है, तो मैं ये सिद्ध कर दूं तो भी वो सिद्ध हो जाएगा। डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी राउट से जाऊं। मैं मान सकता हूं कि चलो मान लेते हैं एक बार बी फॉल्स है, और उससे अगर मैंने सिद्ध कर दिया कि फिर ए भी फॉल्स है, तो ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाती है। इसे बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं तो ज़्यादा ये बात समझ में आएगी। मान लेते हैं मुझे सिद्ध करना है कि अगर किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर इवन है, एनी द नेचुरल नंबर, वो मुझे लिखना चाहिए बट ठीक है, एनी द नेचुरल नंबर, और मुझे दे दिया किसी ने कि उसका स्क्वायर इवन नंबर है, तो मुझे शो करना है कि वो नेचुरल नंबर खुद भी इवन था। ठीक है, डायरेक्टली किया जा सकता है पर कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज़ मच ईजियर। तो ये प्रूव करने के बजाय मैं इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रूव करूँगा, विच इज़ वॉट, कि इफ़ n इज़ नॉट इवन then n square is not even, राइट। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा है मैंने, तो ये स्टेटमेंट प्रूव करने के बजाय मैं ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रूव कर दूंगा कि इफ़ n इज़ नॉट इवन देन n स्क्वायर इज़ नॉट इवन। बट ये इसको और थोड़ा सा अनुवाद करते हैं। इफ़ n इज़ नॉट इवन का मतलब क्या हुआ, इफ़ n इज़ ऑड देन n स्क्वायर इज़ ऑड, राइट। ये सिद्ध करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर n इज़ 2k + 1, ऑड नंबर को हमेशा ऐसे लिख सकते हैं 2k + 1 फॉर सम इंटीजर k। अगर n 2k + 1 है तो n स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर इज़ 2k + 1 का स्क्वायर। 2k + 1 का स्क्वायर मैं ब्रैकेट्स खोल देता हूँ, तो दिस बिकम्स 4k स्क्वायर + 4k + 1, जिसको मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ समथिंग + 1। और वो समथिंग क्या है हम जानते हैं, दैट समथिंग इज 2k + 2, सॉरी नॉट 2k + 2, दैट समथिंग इज 2k स्क्वायर + 2, वट एवर, यहाँ पे कुछ कोई एक इंटीजर लिखा हुआ है। एंड देयर फोर n स्क्वायर इज ऑड, n स्क्वायर 2l + 1 के फॉर्म का आ गया, लेट्स कॉल दिस l, n स्क्वायर इज 2l + 1, देयर फोर n स्क्वायर इज ऑड। तो ये स्टेटमेंट सिद्ध हो गया, एंड देयर फोर जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था वो भी सिद्ध हो गया। डायरेक्टली इसको करने में थोड़ा सा पेन होगा, पर हो जाएगा एनीवे। तो आई होप मैंने ये समझा दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन इज़ अ ग्रेट मैथमेटिकल टेक्निक। ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन ही हुआ है यहाँ पे। ओके, एक और एग्जांपल, अगर x एक इंटीजर है, वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, अगर ये तीनों बातें मुझे पता हैं तो मुझे पता है कि x 2 ही होना पड़ेगा। वेरी सिंपल। और ये लास्ट में कि अगर, हाँ, लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसको इस लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम बोलेंगे लेट R बी द सेट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनका कलेक्शन का नाम दे दिया गया R। लेट P बी द सेट ऑफ ऑल द पैरेललोग्राम्स, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो बस यही कह रहा है कि x in R implies x in P। अगर x R में है तो x P में भी है। बस इसी बात को दोबारा बोल दिया गया है, इसमें कोई बुराई नहीं थी, ये एकदम प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट था। उसको थोड़ा सा ऐसे अलग तरह से जस्ट इसको प्रयोग में लाने के लिए मैंने कर दिया। अगर लिख रहे हैं तो ये लिखना शायद ज़्यादा अच्छा है ये लिखने के, पर वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, कभी कभी ये ज़्यादा अच्छा होता है, कभी वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक वेरिएंट है यहाँ पे कि B इम्प्लाइज ए लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज रेड एज B इम्प्लाइज ए, और दिस इज सेम एज, नोटेशन की बात है बस, सेम एज B इम्प्लाइज ए।
ठीक है, ओके। और कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे और बोल देता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास A इम्प्लाइज B दिया हुआ है और हमारे पास B इम्प्लाइज C दिया हुआ है। अगर ये दोनों बातें दी हुई हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि A इम्प्लाइज C। क्लियरली हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर A ट्रू है तो B ट्रू है, और अगर B ट्रू है तो C ट्रू है। तो अगर A ट्रू है तो C भी ट्रू ही हो जाएगा, वही चीज़ है यहाँ पे, तो इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। एनीवे, कॉमन सेंस। ओके, सो ये तो इम्प्लीकेशन की बात हुई। और ये बहुत बहुत ज़्यादा अब्यूज्ड सिंबल है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि टेक्स्ट बुक्स में भी, हायर मैथमेटिक्स में तो नहीं पर हाई स्कूल लेवल पे, कोई प्रूफ है या कोई सोल्यूशन है वो स्टार्ट ही इस सिंबल से हो जा रहा है। कोई मतलब ही नहीं है बात का। कोई प्रूफ इस सिंबल से कैसे स्टार्ट हो सकता है? ये सिंबल कह रहा है कि कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसके पहले लिखा हुआ था जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को सत्य बना रहा है। तो ये लिखने का क्या मतलब है? प्रूफ, और फिर उसके बाद ये लिख दिया, तो मतलब प्रूफ इज इम्प्लाइंग समथिंग? नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं सबकी जो मीनिंग्स हैं वो तो पता होनी चाहिए और उन मीनिंग्स का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। डबल इम्प्लीकेशन, तो ये जो सिंबल है दिस इज सेम एज सेइंग दो बातें, A इम्प्लाइज B एंड B इम्प्लाइज A। ठीक है, तो जब ये लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली दो बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, कि अगर A ट्रू है तो B भी ट्रू है, और अगर B ट्रू है तो A भी ट्रू है। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि A इफ एंड ओनली इफ B, A इफ B, विच इज ये जो शब्द है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। अलग से लिख देता हूं, दिस मीन्स और रीड्स इफ एंड ओनली इफ, तब और केवल तब। ठीक है, A तब और केवल तब B। ओके, तो एग्जाम्पल, x मान लेते हैं कोई रियल नंबर है, तो x एक रैशनल है इफ एंड ओनली इफ 3 टाइम्स x एक रैशनल है। राइट, अगर x रैशनल है तो 3 टाइम्स x रैशनल है, बात क्लियर है। किसी रैशनल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही मिलेगा, पर उल्टा भी ट्रू है। अगर किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल मिल गया तो वो नंबर रैशनल ही होना पड़ेगा। करेक्ट, वेरी इजी। बट व्हाट इज नॉट ट्रू इज द फॉलोइंग। ये हम नहीं बोल सकते कि एक्स स्क्वायर, वेल एक्स इज रैशनल, डबल इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज रैशनल। ये गलत है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये डायरेक्शन होल्ड नहीं करती। अगर एक्स स्क्वायर एक रैशनल है डजेंट मीन कि एक्स एक रैशनल है। फॉर एग्जांपल रूट टू का स्क्वायर तो रैशनल है, पर रूट टू खुद रैशनल नहीं है। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया। और ये एक और एग्जांपल, ज्योमेट्रिक एग्जांपल। तो हम कह रहे हैं कि लेट R बी द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, R सारे रेक्टेंगल्स हैं। रो इज द सेट ऑफ ऑल द रोम्बाई, रोम्बाई माने रोम्बसेज, रोम्बसेज नहीं बोला जाता, रोम्बाई बोलते हैं। और S इज द सेट ऑफ ऑल द स्क्वायर्स। ठीक है, तो हम कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट हम देने वाले हैं कि X इज अ रेक्टेंगल एंड X इज अ रोम्बस इफ एंड ओनली इफ, या एंड ही लिख देता हूँ, X is a rectangle and X is a rhombus if and only if X is a square। ये एक ज्योमेट्री में एक्सरसाइज है। अगर कोई चीज़ स्क्वायर है तो क्लियरली वो रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके कि चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो स्क्वायर है तो रेक्टेंगल तो हो ही गया। अगर स्क्वायर है तो रोम्बस भी है, क्यों? क्योंकि रोम्बस की डेफिनेशन क्या है, रोम्बस ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो स्क्वायर की भी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो ये डायरेक्शन इज़ फाइन। द अदर डायरेक्शन इज अ स्मॉल एक्सरसाइज इन ज्योमेट्री। अगर हमारे पास ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं और जिसकी चारों साइड बराबर हैं, तो अपने आप वो क्वाड्रिलैटरल एक स्क्वायर होगा। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ लिखने के बजाय मैं ये सिंबल बना देता हूँ, ठीक है। ओके, लास्टली निगेशन, जो मैं यूज़ नहीं करता, ये सिंबल मैं यूज़ नहीं करता, बट ठीक है ये है, उपयोग में आता है, लोग करते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, दिस इज जस्ट सेइंग नॉट ए, या ए इज फॉल्स, या सिंपली नॉट ए, और ए इज फॉल्स, वो हो ही गया। ए इज़ नॉट ट्रू का मतलब ए इज़ फॉल्स, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, और पता नहीं यहाँ मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो, या तो वो सही होगा या उसका निगेशन सही होगा। कहने का मतलब कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, हाफ तो इंटीजर होता नहीं, तो मैं अगर इसमें ये सिंबल बना दूँ इस स्टेटमेंट के आगे, तो ये सही हो गया, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। half is an integer is false. Having said that, this statement becomes true. This was a statement जो कि false था, this is a statement जो कि true है, okay? X is an integer implies X is a natural number. ये जो statement है ये अपने आप में एक statement है, ये एक statement है, ये एक statement है, और ये पूरी चीज़ भी एक statement है। ये जो statement है ये false है, क्योंकि ऐसे इंटीजर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स नहीं होते, फॉर एग्जांपल कोई भी नेगेटिव इंटीजर या इवन ज़ीरो, तो ये तो फॉल्स है, पर उसके आगे ये सिंबल लगा दिया तो फिर अब ये ट्रू हो गया। और ये एक यहाँ पे ज़रूरी बात कि ए और बी कोई दो सेट्स हैं, ए इज़ अ सेट, बी इज़ अ सेट, और ये जो स्टेटमेंट है हम इसको अनुवाद करने वाले हैं। ये अपने आप में कुछ लिखा हुआ है कि फॉर ऑल एक्स इन ए वी हैव एक्स इन बी, यानी कि अगर कोई भी चीज़ ए में है तो वो चीज़ बी में भी है। ये एक स्टेटमेंट है, हम कह रहे हैं कि ये फॉल्स है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि ये बात गलत है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका हो गया, या इसको ही जस्ट अनुवादित कर रहे हैं कि देयर इज एक्स इन ए सच दैट x is not in b, राइट। ये स्टेटमेंट कह रहा था हर x जो a में है वो b में भी है, और ये कह रहा है कि वो बात गलत है। इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट x a में ऐसा होना चाहिए जो b में ना हो, तभी ये बात सही हो पाएगी। तो ये स्टेटमेंट बस ये कह रहा है कि कम से कम एक एलिमेंट a में ऐसा है जो b में नहीं है। देयर एग्जिस्ट्स x in A such that x is not in B, ठीक है। तो ये जो निगेशन सिंबल है, या जो निगेशन या नॉट लिख दें, वो क्वांटिफायर्स को फ्लिप कर रहा है। फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट बना दिया, और कुछ नहीं, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट बना दिया। ये एक एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर इज एन एलिमेंट इन ए, देयर इज एक्स इन ए सच दैट एक्स इज इन बी, कम से कम एक एलिमेंट एक्स ए में ऐसा है जो बी में भी है। बाकी एलिमेंट कुछ कर रहे हो नहीं पता, पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है ए में जो बी में भी है। पर ये सिंबल लगाने के बाद हम कह रहे हैं, या कम से कम ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि ये बात गलत है, राइट। ये बात गलत है, तो इसको कैसे लिखें कि हर एलिमेंट जो ए में है वो बी में नहीं है। ये कह रहा था कि कम से कम एक एलिमेंट ए का बी में है, पर अगर इसका निगेशन करना है तो मतलब हो गया कि हर एलिमेंट जो ए में है वो बी में नहीं है। तो क्वांटिफायर को फ्लिप कर दिया, फिर से देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल बना दिया। अब इसको रटना नहीं है कि देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल हो जाता है निगेशन लेने में, लॉजिकली देखना है। हमेशा जब भी निगेशन लें लॉजिकली सोचें, अपने आप सही चीज़ आएगी। हम सोचते ऐसे नहीं है कि सिम्बॉलिकली हम बहुत नहीं सोचते एज ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर्स को वो काम करने दीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ये भले ही काम आ जाए, ये एक सिमेंटिक यहाँ पे डेवलप करना, जिसको सिम्बॉलिक लॉजिक भी बोलते हैं, पर जितनी मैथ मैंने पढ़ी है उसमें ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती।
ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इट, छोटा सा लेक्चर. ऑल राइट, सो विद दैट आई वांट टू एंड दिस. एज यूजुअल, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.